हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो प्रीवियस क्लास में हमने 3 कंसेप्ट कवर किए थे अपने सेट्स चैप्टर के, ठीक है, और एक्सरसाइज 1.1 हमने कवर की थी। 3 कंसेप्ट कौन से थे वो? पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, दूसरा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और तीसरा था फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो आज की क्लास में देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर करना है। तो टोटल नंबर ऑफ कंसेप्ट से हमारे 14, 3 हमने कवर कर लिए थे। आज देखते हैं हमें क्या क्या कवर करना है। तो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद आएगा हमारा बिलोंग्स टू वर्सेस सबसेट ऑफ। एक छोटा सा कंसेप्ट है ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, तो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि बिलोंग्स टू और सबसेट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 6 कंसेप्ट फिर हम देखेंगे इसमें इंटरवल नोटेशंस, ठीक है। जब ये 3 कंसेप्ट हमारे हो जाएंगे, इसके बेसिस पे है हमारी एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3। ये आज की क्लास में हम ये 3 कंसेप्ट कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ये 2 अपनी एक्सरसाइज करेंगे जो इन कंसेप्ट्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो आज का हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हमने अभी क्या पढ़ा, ठीक है, कंसेप्ट जो हमने 3 पढ़े उसमें हमने सीखा कि भाई सेट होता क्या है जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमें सेट तो हमने देख लिया क्या होता है, अब ये कितने टाइप के सेट्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला आपका हुआ एम्प्टी सेट और नल सेट, ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद आएगा आपका फाइनाइट सेट, उसके बाद हम देखेंगे इनफाइनाइट सेट, देन आएगा एक आपका इक्वल सेट्स, फिर हम देखेंगे आपका सबसेट क्या होता है, फिर पढ़ेंगे पावर सेट एंड द लास्ट वन इज यूनिवर्सल सेट। ये 7 सेट हैं जो हमें कंसेप्ट नंबर 4 में पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट और इसका दूसरा नाम नल सेट, तो ये क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एम्प्टी सेट एक वो सेट है जिसमें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि एम्प्टी है। इसका मतलब ये कोई ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर अगर ऐसा कौन सा सेट है, अगर एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो वो सेट हुआ ही क्यों, हम सेट बना ही क्यों रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं कि एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन क्या है? इफ देयर इज नो एलिमेंट, इफ देयर इज नो एलिमेंट इन अ सेट, it will be termed as empty set। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एम्प्टी सेट, ठीक है। और प्यार से हम इसको बोलते हैं नल सेट, नल सेट भी बोलते हैं और इसको वाइट सेट भी बोलते हैं। तो इसके घर वालों ने इसके टोटल 3 नाम रखे हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइट सेट, ठीक है। तो पहले एक छोटे से एग्जांपल देखते हैं, छोटे छोटे, जिससे कि आपको क्लियर होगा कि ऐसे कौन से सेट होते हैं हमारे जिनमें कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसकी डेफिनेशन नोट करो, इसको यहां से मैं रब कर देता हूं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ए कोई सेट है, ठीक है, एक्स, आगे क्या लिखा हुआ है, x such that x is a natural number less than 1। अब आप बताओ, सबसे पहली बात होती है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई साहब ऐसा नेचुरल नंबर कौन सा हुआ जो कि 1 से कम है? ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर हुआ ही नहीं। तो जो सेट ए हुआ हमारा, हम उसको बोल सकते हैं एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो उसको देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है, फिर धीरे धीरे हम अपना कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे। जब तक हम एग्जांपल्स नहीं करते हमें चीजें क्लियर भी नहीं होती। तो क्या लिखें, यहां पे हम लिख सकते हैं देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 1, ठीक है। हेंस सेट ए इज अ नल सेट। क्लियर? तो सेट ए क्या हुआ हमारा? नल सेट हुआ। ये क्या हुआ? हमने एक्सप्लेन कर दिया। जो मैंने ये लिखा एक सेंटेंस में लिखा, ठीक है ना। इसको अगर हमें मैथमेटिकली लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे?
नल सेट को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। कैसा होगा, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए, यहां लगाएंगे हम करली ब्रैकेट्स, ओके, और कोई भी इसमें एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई सेट लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता और ये एक नल सेट है। और दूसरा इसका एक तरीका लिखने का है, दूसरे तरीके से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि फेमस है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, जो मैं आपको अब बता रहा हूं, a इक्वल टू 5। अब ये 5 का मतलब क्या हुआ, ये 5 रिप्रेजेंट करता है नल सेट को। a इक्वल टू 5 इसका मतलब ही हुआ कि a जो है वो एक नल सेट है। अब आप पूछोगे सर आपने हमें समझाया था कि सेट को जब भी हम लिखते हैं करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो यहां पे आपने करली ब्रैकेट्स तो लगाए नहीं। तो बच्चों इट इज द ओनली एक्सेप्शन वेयर करली ब्रैकेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। यही एक ऐसी एक्सेप्शन है जहां पे करली ब्रैकेट्स नहीं चाहिए होते। अदरवाइज पूरे सेट चैप्टर में आप देखना, चाहे आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, आपको करली ब्रैकेट्स में लिखना ही होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं और या तो फिर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। ये छोटा सा एग्जांपल आप नोट करो, एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कोई सेट है, ठीक है, और इसकी एक रेंज x, एक वैल्यू जिसकी एक रेंज दी हुई है, x जो है 1 से ग्रेटर है और 2 से कम है, ठीक है। क्या लिखा है, x इज अ नेचुरल नंबर। अब बताओ भैया क्या क्वेश्चन बनाया हुआ, या तो ये खुद मूर्ख है या तो हमें मूर्ख समझते हैं। बताओ, मुझे बताओ, कोई ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में फॉल करता हो। नेचुरल नंबर तो वो होते हैं जो 1 2 3 और कोई भी इसमें फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं आती। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी रैशनल नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर कोई भी नहीं होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयर इज नो natural number between 1 and 2, hence set A is a, क्या हुआ, सेट ए क्या हुआ, एक नल सेट हुआ, नल सेट हुआ, एम्प्टी, वाइड, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने एक स्टेटमेंट लिख दी। अब इसको आप मैथमेटिकली लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे, अगर हमें इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो बताओ इसको किस तरीके से लिखोगे, किस तरीके से लिखना है इसको, किस तरीके से लिखोगे इसको, ए करली ब्रैकेट्स लगा दिए और जा तो फिर a इज इक्वल टू बस 5। यहां पे करली ब्रैकेट्स नहीं लगाना, 5 ही रिप्रेजेंट करता है कि a एक नल सेट है। क्लियर। एग्जांपल नोट करो जल्दी से, चले। स्पीड आपको तेज रखनी पड़ेगी लिखने की थोड़ी, क्योंकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट अपने कवर करने हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है यहां पे, ये कह रहा है कि भाई a कोई सेट है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज एन ओड नंबर। मुझे बताओ आप लोग ऐसा ओड नंबर बता दो जिसको आप स्क्वायर करो तो आपके 4 के बराबर है। मुझे तो नहीं पता, आपको पता हो तो बता दो। हमें तो 2 ही नंबर पता है भैया, जा तो -2 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये 4 के बराबर आएगा, जा तो फिर आप 2 का स्क्वायर करते हो तो ये 4 के बराबर आएगा। इसके अलावा तो हमें नहीं पता। तो क्या हुआ, तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, हम एक वही लिखेंगे, एक सिंपल सा इसकी रीजनिंग, देयर इज नो नंबर, देयर इज नो ओड नंबर, सॉरी, देयर इज नो odd number, there is no odd number whose square is 4, hence क्या लिख सकते हैं, hence set A is a null set, इसलिए एक नल सेट हुआ। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, वही 2 तरीके, जा तो हम इसको दिखाएंगे करली ब्रैकेट्स, ठीक है, जा तो फिर हम क्या दिखाएंगे, a इज इक्वल टू 5। क्लियर हुआ।
नोट करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तो अभी आपको लग रहा होगा नल सेट कितना इजी है और आपको समझ में आ गया, बट ऐसा नहीं है, अभी भी आपको क्लैरिटी चाहिए। और अब आपको ध्यान से सुनना है मेरी बातों को, ठीक है। पीछे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। दो बोतल्स हैं, एक है जो पूरी भरी हुई है पानी से और एक है हमारी खाली। मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर कोई खाली बोतल आपके पास पड़ी हुई है, खाली बोतल है, जैसे कि मेरे पास एक क्या है, ये खाली बोतल है, तो मुझे एक बताओ, ये एक खाली बोतल है, अपने आप में इसका एक वजूद, अपनी एक आइडेंटिटी है कि नहीं? बस इतना बताओ कि अगर एक खाली बोतल है तो आप कहोगे यार ये तो खाली है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलोगे। बोलोगे भैया बोतल है, एग्जिस्ट करती है, बट ये खाली है। सेम, ठीक है ना, सेम टू सेम कैसा है, हमारे सेट जो हमारा नल सेट है सेम वैसा ही उसके साथ भी है। अगर आप ये बोलो कि भाई एक नल सेट है, ठीक है, नल सेट का मतलब वो एक ऐसा सेट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप बिल्कुल गलत हो। नल सेट एक ऐसा सेट हुआ जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, बट अपने आप में नल सेट का अपना एक वजूद है, अपनी एक आइडेंटिटी है। जैसे इस एक खाली बोतल की अपनी एक आइडेंटिटी है, वैसे ही नल सेट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। तो यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, जैसे कि अब बोतल में कंटेन नथिंग, हो सकता है बोतल में कुछ नहीं है, बट द बोतल इटसेल्फ इज समथिंग, बट खाली बोतल भी अपने आप में अपना एक वजूद रखती है। तो यहां पे क्या लिखा, सेइंग दैट एम्प्टी सेट इज नथिंग इज इनकरेक्ट। ये कहना कि एम्प्टी सेट कुछ भी नहीं है, ये आपकी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एम्प्टी सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स नथिंग। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है, वो सेट है, बट वो एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि नल सेट भी अपने आप में अपना एक वजूद रखता है, ठीक है। तो अब आपसे मैं, अभी भी आपको लग रहा होगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत क्लैरिटी आ गई, अभी नहीं, अभी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। अब हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और आपको बताना है जो हमने सीखा है कि वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलो अब पहला क्वेश्चन, सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है भैया कोई ए सेट है, ठीक है, सेट बनाया, उसमें क्या हुआ, एक नल सेट, एक उसका क्या हुआ एलिमेंट, हमने यहां पे इसको लिख दिया। पूछ रहा है इज इट अ नल सेट, कह रहा है ए सेट जो है क्या वो एक नल सेट है? जल्दी बताओ, क्या ये एक नल सेट है? इससे पहले मेरी एक बात सुनो, ये मेरे पास खाली बोतल है, अभी आप क्या बोल रहे हो कि बोतल खाली है। अब मैं क्या करूं, मान लो इस बोतल को मैंने ओपन किया, ठीक है, इसमें मान लो कि मैंने एक छोटी बोतल और डाल दी, छोटी बोतल ली, इसके अंदर और डाल दी, ठीक है, इसको मैंने कर दिया पैक। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बोतल खाली है, आप बोलोगे नहीं ये बोतल खाली नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर मैंने बोतल डाली है वो भी खाली है, बट ये जो बाहर वाली बोतल है अब वो खाली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी एक खाली बोतल है। तो बाहर वाली बोतल क्या हुई, ये फिल हो गई, इसको हम अब एम्प्टी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे ही क्या हुआ, इस वाले सेट में क्या हुआ, ए कोई सेट था, ठीक है, अब मान के चलो ए कोई सेट था, मैं थोड़ी देर के मान लो कि ये एम्प्टी था, हम एम्प्टी सेट को ऐसे लिखते हैं, क्लियर। इसके अंदर मान लो कि खाली बोतल थी, इसके अंदर मैंने एक खाली बोतल और डाल दी, मतलब एक एम्प्टी सेट और डाल दिया, तो जो बाहर वाला सेट हुआ मतलब सेट ए हुआ, क्या वो एम्प्टी है? अब वो एम्प्टी नहीं है। ए सेट एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट एम्प्टी सेट है, मींस वो अब खाली नहीं रहा। तो यहां पे आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि एम्प्टी सेट, ठीक है ना, अगर यहां पे इस तरीके से लिखा होता ए इज इक्वल टू सिर्फ 5, सिर्फ ये लिखा होता, तो हमने सीखा था कि अगर ए 5 हो तो इसका मतलब है एक एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। बट करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं एम्प्टी सेट लिख दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा सेट ए एक ऐसा सेट है जिसमें एक नल सेट एग्जिस्ट करता है, और किसी भी सेट में अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो हमारी सेट की डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं करता। हमने डेफिनेशन ये लिखी थी, ठीक है, इफ देयर इज नो एलिमेंट इन ए सेट, ठीक है, इट विल बी टर्म्ड एज एम्प्टी सेट। तो मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं क्योंकि यहां पे आपको क्लैरिटी चाहिए। तो सेम यहां पे आंसर भी हमारा हुआ कि नो ये एम्प्टी सेट नहीं है, बिकॉज सेट ए कंटेन्स एन एलिमेंट विच इज 5,
विच इज एम्प्टी, हेंस सेट ए इज नॉट अ नल सेट। ठीक है, क्लियर एकदम। चले आगे। आपको लग रहा होगा हाँ हाँ अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया बेटा, अभी आगे चलो, अभी भी नहीं आया होगा। चलो जब तक ये सारे केस कवर नहीं होते। एक और सवाल, सेट ए, इसके अंदर हमने डाला एक 0, ठीक है 0। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आपने इसमें 0 डाला, क्या इस 0 डालने से उसके बाद भी क्या नल सेट रहा? जल्दी बताओ, सोचो 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 जल्दी। भाई साहब सेट ए अब एक ऐसा सेट बन गया जिसमें एक एलिमेंट है दैट इज 0, और किसी सेट का अगर कोई एलिमेंट बन जाए तो वो नल सेट हुआ ही नहीं। तो सॉल्यूशन देखें फटाफट। नो, बिकॉज सेट ए कंटेन्स एन एलिमेंट विच इज 0, विच इज 0। 0 अपने आप में एक वैल्यू है, अपने आप में एक एलिमेंट है। तो आप ये नहीं बोल सकते 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो सेट ए अभी भी नल सेट रहा। नो, 0 अपने आप में एक वैल्यू है, अपने आप में एक एलिमेंट है, इसलिए सेट ए नल सेट नहीं हुआ, हेंस सेट ए इज नॉट अ नल सेट। क्लियर? ये रहा तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलो, a इज इक्वल टू 5, इज इट ए नल सेट? भैया ये तो बता दो, ये तो बोल ही रहा हूं मैं कि अगर a इक्वल टू 5 लिखा है तो ये नल सेट है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखा है? हाँ भैया, यस इट इज ए नल सेट बिकॉज 5 represent the null set, it is the only exception where curly brackets are not required। नोट करो, ये आपको स्पीड में नोट करने पड़ेंगे फटाफट, क्योंकि हमने बहुत सारे कंसेप्ट आज अच्छे अच्छे कवर करने हैं। ठीक है, चलें? चलो भाई, तो हमारा यहां पे क्या हुआ, एक नल सेट का कंसेप्ट कवर हुआ। ठीक है, आगे हम देखेंगे, अभी जब आप सबसेट पढ़ोगे वहां पे फिर इसका रेफरेंस आएगा, फिर आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं फाइनाइट सेट की, ठीक है ना। तो फाइनाइट से ही हमें क्या, फाइनाइट का मीनिंग क्या हुआ? जिसकी कोई अपनी एक सीमा है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट क्या हुआ? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, देखो मैंने कितनी अच्छी पीछे पिक लगाई हुई है। ये तब की पिक है जब हमारा हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीता था, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि जब, ठीक है, हमारे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उस टाइम ठीक है, हमारी क्रिकेट टीम में कौन कौन से प्लेयर खेलते थे? तो क्या आप मुझे उन सबका नाम बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है क्या हुई, एक फाइनाइट सेट हुई। और फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसकी मैं डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं फाइनाइट सेट की? ठीक है ना, यहां पे लिख सकते हैं, इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन बी काउंटेड, तो क्या होगा? इट विल बी टर्म्ड एज फाइनाइट सेट। क्लियर हुआ? नोट करो इसको, सिंपल सी एक बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है, ए इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 17। क्या लेस देन 17 हम एक सेट बना सकते हैं ऐसा? ठीक है, प्राइम नंबर्स लेस देन 17 बिल्कुल बना सकते हैं। तो लेस देन 17 प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं भैया? 2 से स्टार्ट होते हैं। जिनके सिर्फ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वही जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो नंबर इटसेल्फ या फिर 1। 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7, 11। ठीक है, 11 के बाद क्या हुआ? 13 हुआ लास्ट। और 13 के बाद क्या आता है हमारा? सीधा 17 आता है ना, 14, 15, 16 कोई नहीं होता। तो हमारे क्या हुआ? लेस देन 17 की बात हो रही है। तो क्या आप इसके एलिमेंट काउंट कर सकते हो? बिल्कुल हम एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। अगर हम इसके एलिमेंट काउंट कर सकते हैं तो ये सेट क्या हुआ? ये सेट हुआ हमारा फाइनाइट सेट। क्लियर? सिंपल सा। अब मुझे आप एक बात बताओ, ठीक है, वो रिमार्क्स में हम नोट करेंगे, जो हमने पीछे भी नल सेट पढ़ा, आप नल सेट को एज ए फाइनाइट सेट क्लासिफाई कर सकते हो?
भैया नल सेट तो काउंटेबल है ना, हमें तो पता उसमें एलिमेंट कोई है ही नहीं, तो मीन्स हम उसको काउंट कर सकते हैं। अगर हम काउंट कर सकते हैं तो क्या हुआ, वो फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं हम इसको इस तरीके से लिख दो, हम यहां पे लिख सकते हैं नल सेट, ठीक है, इज अ फाइनाइट सेट। हम यहां पे लिख सकते हैं नल सेट क्या है, एक हमारा फाइनाइट सेट है। क्लियर हुआ? चले नोट कर लो। चलो नेक्स्ट है हमारा इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट का मतलब क्या हुआ, जिसका कोई अनंत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सेट, जैसे कि मैं आपको बोलूं, कितनी अच्छी इमेज है, इसी से आपको आइडिया लग गया होगा। अगर मैं आपको बोलूं इन आसमान के तारों को गिन के बताओ, ठीक है, काउंट कर लोगे, नहीं कर पाओगे, तो क्या हुआ, ये एक इनफिनाइट सेट हुआ। अब मैं बोल सकता हूं कलेक्शन ऑफ स्टार्स की अगर मैं बात करूं तो वो एक इनफिनाइट सेट हुआ। क्यों? क्योंकि वो हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन छोटी सी क्या लग सकते हैं, इफ द एलिमेंट्स of a set cannot be counted, it will be termed as infinite set. क्लियर? नोट करो। चले नेक्स्ट, एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। A इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स एक बार सेट बना लेते हैं। 2 से स्टार्ट होंगे हमारे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पे, हम यहां पे लिख सकते हैं we कैन नॉट काउंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, we कैन नॉट काउंट टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, hence क्या हुआ, सेट ए इज अ इनफिनाइट सेट। सिंपल सा इसका हमने जस्टिफाई भी कर दिया। अभी बताओ सेकंड वाला, ए इज अ सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन ईयर। ये फाइनाइट हुआ कि इनफाइनाइट हुआ? क्या आप साल में कितने महीने होते हैं उनको काउंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हुआ हमारा, ये एक फाइनाइट सेट हुआ। तो कौन कौन से होते हैं हमारे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर? तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा हुआ फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट हमारा हुआ। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल से थे। चलें आगे, स्पीड थोड़ी तेज रखो, बहुत कंसेप्ट सीखने हमने इस क्लास में आज। अब बात आ रही है इक्वल सेट्स की। अब मुझे एक बात बताओ, इक्वल सेट से आपको क्या समझ में आ रहा है? ऐसे सेट जो कि बराबर है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ बराबर सेट इक्वल कब होंगे? जब उनके एलिमेंट सारे एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, तो वो सेट क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। आपको इमेज देखनी है, यहां से आपको कुछ आइडिया लगेगा। सेट ए और सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट है, 3, 1, 4, 2। अब मुझे बताओ दोनों सेट क्या बराबर माने जाएंगे? भैया इसमें तो 1, 2, 3, 4 है, इसमें 3, 1, 4, 2 है। तो आपको मैंने समझाया था रोस्टर फॉर्म जब कराई थी कि 2 पॉइंट मैंने आपको समझाए थे। क्या क्या समझाए थे रिमार्क्स में, याद होगा आपको। पहला एक ये था
कि जब भी हम रोस्टर फॉर्म में सॉल्यूशन को लिखते हैं तो हमारे एलिमेंट्स का क्या ऑर्डर है ये हमारे लिए इमैटेरियल होता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये बताया। दूसरा ये बताया था कि रोस्टर फॉर्म में जब भी हम एलिमेंट लिखेंगे अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है, ठीक है, तो रिपीटेड एलिमेंट हम नहीं लिखते, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इसका जो ऑर्डर है वो इमैटेरियल, दोनों सेट हमारे लिए इक्वल हुए। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे डेफिनेशन एक सिंपल सी लिख सकता हूं। इफ यहां पे लिखते हैं if all the elements of set A and set B are equal, ठीक है, इक्वल बोल सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे सिमिलर बोल सकते हो, कुछ या तो बोल दो सिमिलर, एक जैसे हैं, एक ही चीज है, ठीक है। क्या होगा, और यहाँ पे लिख दो देन सेट ए एंड सेट बी क्या होगा, विल बी टर्म्ड एज इक्वल सेट्स। क्लियर? If all the elements of set A and set B are equal, then set A and set B will be termed as equal sets. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है A is the set of prime numbers less than 6। फटाफट सेट A बनाओ भैया। प्राइम नंबर्स लेस देन 6 कौन से हुए, 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 3 एंड 5। लेस देन 6 की बात हो रही है, खत्म। अगला कह रहा है P इज द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर वो होता है जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, और प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए, ऐसे प्राइम नंबर्स जो 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। और फटाफट चेक करो भैया कौन कौन से हो सकते हैं हमारे प्राइम नंबर। 2 से स्टार्ट होते हैं, हाँ भैया 2 डिवाइड कर रहा है, 3 आता है नेक्स्ट, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी डिवाइड कर रहा है, नेक्स्ट है 7 नहीं डिवाइड करता, उसके बाद जो 11 नहीं डिवाइड करेगा, उसके बाद जल्दी से क्या हुआ 13 नहीं करेगा, 17 नहीं करेगा। इसके बाद कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो कि 30 को डिवाइड करे। तो क्या हुआ, ये हमारा इस तरीके से हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे हम लिख सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, all the elements of set A and set P are similar, hence similar हुआ, hence set A and set B आर इक्वल सेट्स। ठीक है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट सेट ए और सेट पी के लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दोनों अलग अलग थी। ये था प्राइम नंबर्स लेस देन 6 और ये था पी इज द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। मैथमेटिकल स्टेटमेंट अलग है बट इनके एलिमेंट सेम आए, तो क्या हुआ, ये सेट हमारा इक्वल होगा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हमारे एलिमेंट सेम है तो हम सेट को भी क्या बोलेंगे कि भाई हमारा इक्वल सेट्स हैं। क्लियर हुआ, नोट करो। चलो भाई, अब हम क्या खेलने वाले हैं, केबीसी। ठीक है, ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पे, फटाफट आप जवाब बताओ क्या है। बिल्कुल सिंपल सा मैंने पूछा, एक रिवीजन होगी आपकी। सेट ए हुआ 1 2 3 और सेट बी हुआ 2 2 1 3 3। आर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स। क्या ये दोनों के दोनों सेट इक्वल होंगे, जल्दी बताओ, एक बार देखो अच्छे से। अभी मैंने आपको समझाया, 2 रिमार्क्स पॉइंट लिखवाए थे रोस्टर फॉर्म में। पहला वहां पे रिवाइज हो गया था, सेकंड यहां पे है। क्या बताया था कि अगर किसी भी सेट में कोई एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो हमें रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लिखना अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो इसका सेट बी का अगर मैं इसको रिफाइन करूं, इसको एकदम रिफाइन तरीके से लिखूं सेट बी को, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 1 3।
तो रिपीटेड एलिमेंट से कोई सेट बी बदल नहीं गया, ये वही सेट है। इसको अगर हम तरीके से लिखें तो इसको हम 2 1 3 ही लिखेंगे। तो क्या जो सेट बी है 2 1 3 और 1 2 3, अब इसका क्या ऑर्डर जो है अलग अलग हो रहे हैं, हमारे लिए इमैटेरियल है, सेट को अलग मतलब सेट सेम ही रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, एक बार देखें सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में आ रहा है इफ 2 or more elements are repeated in a set it does not change the set, hence set A and set B are equal sets। तो ये हमारे दोनों के दोनों क्या हुए, इक्वल सेट्स हुए। फटाफट ये नोट करो। चलो अब हम कर रहे हैं सब सेट्स। सब सेट्स, इसके नाम से पता चल रहा है सब, मतलब कोई एक सेट है उसका एक छोटा वर्जन सब। ठीक है, आपको एक यहां पे मैं डायग्राम दिखाता हूं, उससे आपको एक आइडिया लगेगा। ये क्या हुआ, सेट पी हुआ हमारा, और ये उछल के आया हमारा ए, सेट ए। ठीक है, तो यहां से क्या देखने को क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, आपको समझाऊं तो सेट बी को मान के चलो भाई ये फादर हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ याद रहेगा, सेट ए क्या हुआ, सेट ए हुआ सन, ये हुआ बेटा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा डायग्राम दिख रहा है तो इसका मतलब ये है सेट जो ए है वो सब सेट है, वो बेबी है सेट बी का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली इसका मतलब हुआ अगर कोई सेट जैसे कि सेट ए है, सेट ए के सभी एलिमेंट्स अगर सेट बी में भी एग्जिस्ट करते हैं तो सेट ए जो हुआ क्या हुआ हमारा, सेट ए हुआ हमारा सबसेट सेट बी का। अभी आपको समझ नहीं आया होगा। ठीक है, एक बार हम इसको नोट कर इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं बताता हूं इसका क्या है। ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट्स, इफ all the elements, if all the elements, ठीक है, if all the elements of set A contains in set B, we will say set A is a सबसेट ऑफ सेट सी, सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है ना, तो उसकी छोटी सी डेफिनेशन क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट कंटेन्स इन सेट बी, ठीक है, वी विल से सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए क्या है, अब इसको लिखना कैसे होता है, अब लिखना मैं इसको इससे कैसे लिखूंगा, ए ये और बी, आपको वो ये क्या लिख दिया, जो ये सिंबल होता है याद रखना है, इसका मतलब होता है सब सेट, और इस साइड जो आता है छोटा सेट आता है, इस साइड जो आता है बड़ा सेट आता है। यहां पे सन आएगा, यहां पे क्या आएगा, फादर आएगा। ठीक है, क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सबसेट, इसका मीनिंग होता है सबसेट, ये आपको नोट करना है। ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है सबसेट, ये एक सिंबल होता है सबसेट का। क्लियर हुआ, एक बार देखें। अब यहां पे आ जाओ, छोटा सा एग्जांपल, इससे आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। क्या हो रहा है, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। अब हमें देखने हैं क्या सेट ए के, पहले बड़ा वाला सेट कौन सा, बी बड़ा सेट है। अब हमें देखना है सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या सेट बी में है, 1, हाँ भाई 1 है, 2, हाँ 2 भी है, 3 बिल्कुल भैया 3 सेट भी है, 4 भी है, 5, ओहो, पांचों के पांचों एलिमेंट्स सेट बी में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए जो है हमारा सबसेट हुआ सेट बी का। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, ए इज ए, लिख दो एक बार, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, क्यों, बिकॉज all the elements of set A क्या होगा, contains in set B। दूसरा तरीका क्या लिखने का, A is a subset of set B। क्लियर हुआ, नोट करो उसको।
चले नेक्स्ट कंसेप्ट पे भाई, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी सबसेट का सिंबल आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो इस साइड लेफ्ट साइड पे जो है, यहां पे एक सेट की बात की जा रही है। किसकी? एक सेट की, जो कि एक छोटा सेट है, और राइट साइड पे एक बड़ा सेट है। ठीक है, चलें आगे। चलो अब यहां पे ये एक और क्वेश्चन है छोटा सा। ए इज द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 56। फैक्टर्स क्या होते हैं बताया था आपको, ठीक है, वो सभी वैल्यूज जो 56 को कंप्लीटली डिवाइड करती हो, ठीक है ना। और बी इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56। सबसे पहले हम सेट देखते हैं, सेट ए क्या बनेगा। कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे 56 को कंप्लीटली कौन कौन से डिवाइड करते हैं, 1, ठीक है, 2, 4, उसके बाद 7, उसके बाद 18, ठीक है, देन 14, फिर 28 एंड 56। ओके, ये हुआ हमारे 56 के फैक्टर्स। तो ये सभी वैल्यूज हैं जो 56 को डिवाइड करती हो, ठीक है ना। कोई एक आदि रह गई हो तो देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, ठीक है। अब बी पे आ जाओ। बी क्या कह रहा है, बी इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56। ऐसे प्राइम नंबर्स जो 56 को कंप्लीटली डिवाइड करते हो। यहां पे हमने टोटल लिखे हैं और यहां पे अब क्या करना है, हमें प्राइम लिखने हैं, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो इसी में से उठा लो भैया कौन कौन से होते हैं। एक हो गया 2, एक हो गया 7, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो मुझे बताओ छोटा वाला सेट कौन सा हुआ, बी हुआ, और बड़ा वाला सेट हुआ हमारा ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। डन। ये एलिमेंट इसमें भी एग्जिस्ट करता है। बाकी डेफिनेशन आपने खुद लिख लेनी है कि अगर वो पूछेगा भैया सबसेट है क्यों है, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए जो है सेट बी है सबसेट सेट ए का। चलें आगे। अब आपको ना दोबारा से आपका केवीसी स्टार्ट हो गया। अब आपको बहुत ही कंसंट्रेशन अपनी रखनी है, ठीक है ना। तो इस सवाल के जवाब देने हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपने बहुत अच्छे से नल सेट पढ़ा था और आपको लग रहा था भाई साहब आपने बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर लिया। अब आपका टेस्ट है, वो आपको अब कितने अच्छे से आता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, कह रहा है भैया सेट ए है, उसके 3 एलिमेंट है 1 2 3, और एक नल सेट है, ठीक है। यहां पे हम लिखे नल सेट सबसेट ऑफ ए। क्या एक नल सेट ए का सबसेट हुआ? पहले तो खुद सोचो, नल सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होता, उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं होता, तो क्या हम इस सेट ए का सबसेट बोल सकते हैं? यहां पे थोड़ी मैं आपकी हेल्प कर देता हूं कि नल सेट सभी सेट का सबसेट होता है। बस ये मैथमेटिकली आपको याद रखना है। देखो वैसे तो इसको आप थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं कि मतलब कैसे होता है। हम देख तो सकते हैं, जैसे मान लो ए सेट है, ठीक है, क्या हुआ, इसके एलिमेंट कौन से हुए, 1 2, ठीक है। उसके बाद मान लो बी मैंने एक सेट बनाया, नल सेट कैसा बनेगा, सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे। तो क्या हुआ, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, बस यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए और कर्ली ब्रैकेट्स यहां भी लगे हुए हैं। तो हम क्या कहते हैं, बी जो हुआ वो सबसेट हुआ है ए का, ठीक है ना, ए का। तो इसलिए कहा जाता है कि नल सेट जो है वो सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या लिखा है, यस इट इज ट्रू बिकॉज नल सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, इसलिए स्टेटमेंट ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट करो। चले आगे। अब ये रहा दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे, ये रहा। अब आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। अब आप ये बताओ मुझे, सेट जो ए है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और ये हमें एक दिया हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है। पहले एक काम करते हैं, जो ये हमें दिया हुआ है, मैंने क्या कहा था, जब भी यहां पे अगर सबसेट की बात हो रही है तो इस साइड क्या होता है, एक छोटा सेट आता है। ये अपने आप में एक सेट है ना। तो मैं इसको लेट कर लेता हूं, थोड़ी देर के लिए दिखाते हैं कि इसको मैंने मान लिया भाई ये कोई जेड है, कोई सेट हुआ, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, तो जो Z सेट है
ठीक है, उसके अंदर क्या है, ये एक Z एक ऐसा सेट हुआ जिसका एलिमेंट क्या है, एक नल सेट हुआ जिसका एलिमेंट 5 है, मतलब इसका एक एलिमेंट 5 है। तो सेट Z हमारा क्या हुआ, एक एम्प्टी सेट नहीं हुआ। पीछे मैंने समझाया था, तो वही नॉलेज आपकी यहां पे अप्लाई होगी। मुझे बताओ, जो ये इसमें ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ठीक है ना, ये एलिमेंट आपको कहीं 1 2 3 में कहीं दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। आपको ये एलिमेंट कहीं इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। जब ये एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब ये एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो इसका सबसेट कैसे हुआ? जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई सेट बनाओ B, उसमें मैं एलिमेंट ले लूं 2 और 3। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 और 3 जो ये सेट B है, क्या इसका सबसेट है? बिल्कुल है। क्यों भैया? 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 3 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, बट जो ये 5 है एज ए नल सेट, ठीक है ना, तो वो इसमें एज ए एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो क्या हुआ, जो ये दिया है ये ट्रू नहीं हुआ। तो सॉल्यूशन में क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन देखें एक बार। सॉल्यूशन कह रहा है कि हमने एक लेट किया, X इज अ सेट, X एक ऐसा सेट है, यहां पे X लेट किया हुआ, X एक ऐसा सेट है विच कंटेन्स अ नल सेट, जिसमें नल सेट कंटेन करता है एज एन एलिमेंट, ठीक है ना। ये अपने आप में एक नल सेट नहीं है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट कंटेन करता है एज ए नल सेट। इस चीज का ध्यान देना है। तो क्या करेंगे, सेट ए डज नॉट, सेट ए में, अब सेट ए में डज नॉट कंटेन अ नल सेट एज एन एलिमेंट, सेट ए में कोई नल सेट एज एन एलिमेंट नहीं है, हेंस सेट एक्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए। नोट करो इसको। अगर आपने इस पे कमांड हासिल कर ली ना, तो इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, बस यही यहां इसी एरिया में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलें आगे। ये रहा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब ये बताओ, ये एक सेट है, ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 5। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? चलो हम चेक करते हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम कैसे करेंगे, हम इसको लेट कर लेते हैं। हमने लेट किया भैया, ये कोई सेट क्या हुआ हमारा, एक्स सेट हुआ, ठीक है, सेट होता है, ये छोटा सेट हमने यहां लिख लिया, इसका क्या है, एलिमेंट है 5, ठीक है ना। तो क्या ये 5 एलिमेंट, ये जो 5 एलिमेंट है, हमें चेक करना है क्या ऊपर वाले सेट में एग्जिस्ट कर रहा है? क्या हुआ, हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, इसके अंदर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, सेट एक्स जो हुआ सेट ए का सबसेट हुआ। क्लियर? सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, कह रहा है हाँ भैया हाँ, ये 5 हुआ, x इज ए सेट विच कंटेन्स ए नल सेट एज एन एलिमेंट, सेट a also contains a null set as an element, hence set x is a subset of set a. क्लियर? चले नेक्स्ट। चलो भाई, अब आप भी कह रहे हो सर एक एक जैसे सवाल पूछ रहे हो। बेटा हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, अपनी एक यूनिकनेस है। अब ये बताओ ठीक है कि गलत है? अगर आपने ये सही बता दिया मतलब आपके कंसेप्ट हो गए क्लियर। सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 और एक ये एलिमेंट, एक ये पूरा एलिमेंट। अब हमें ये दिया हुआ, कह रहा इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है? एक काम करते हैं, इसको लेट करते हैं। ये क्या है, जब यहाँ पे सबसेट हो तो इस सेट किसकी बात होती है, ये भी एक अपने आप में सेट होता है, एक छोटा सेट है ना, छोटा सेट इस साइड आता है। हम मान लेते हैं उसको भैया सेट एक्स, कोई ये है, ठीक है, ये 5 हुआ। क्लियर? ध्यान से समझो इस बात को। मुझे बताओ इसके अंदर क्या है, ये एक सेट है जिसमें एज ए नल सेट, एज ए एक इसका क्या एलिमेंट क्या है, इसमें क्या है नल सेट एज एक एलिमेंट है। इसको एक रब करो थोड़ी देर के लिए। अब इसको ना ये भी लिख लो, 1 और 2 भी लिख लो, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो ये 3 एलिमेंट मैंने यहां लिखे हैं क्या सेट ए में भी है? ध्यान से देखो भैया 1 है, हाँ भैया 1 है, 2 है, हाँ भैया 2 है, नल सेट। ये नल सेट, आपको ये नल सेट कहीं इसमें दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो रहा, चश्मे का नंबर बढ़ गया आपके, आपको दिखाई नहीं दे रहा। बेटा ये नल नहीं है, ये क्या है, एक नल सेट है, ये होता है। इसको क्या हुआ, करली ब्रैकेट्स में लिख दिया, तो ये एज ए पूरा होल, एज ए क्या हुआ, पूरा होल ये एक एलिमेंट हुआ,
क्या हुआ, एक एलिमेंट, पूरा का पूरा एक एलिमेंट हुआ। तो ये एक एलिमेंट है, ठीक है, सेट ए का, बट हमारे पास एलिमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5। तो ये इसमें एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, ये इसमें एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो क्या हुआ, ये स्टेटमेंट होगी हमारी फॉल्स। आपको इसमें बहुत ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि अगर ब्रैकेट्स लगते हैं तो क्या होता है। नल सेट में आपको बार बार समझाया था, नल सेट जब भी हमें लिखना हो तो करली ब्रैकेट्स नहीं लगते। अगर करली ब्रैकेट्स लगा दिए तो इसका मतलब वो ये इन्होंने एक ऐसा एलिमेंट बनाया जिसमें एक और एलिमेंट है, दैट इज नल सेट। बट हमारे यहां पे, हमारे पास तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज नल सेट। क्लियर हुआ। इसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन है, फिर आपको जो भी डाउट होंगे ना इसमें, तो उसमें क्लियर हो जाएंगे। इसमें लिखा है X इज ए सेट विच कंटेन्स अ नल सेट। एक ऐसा सेट इसमें नल सेट कंटेन करता है। हाउएवर इन सेट ए देयर इज नो नल सेट। सेट ए में कोई भी नल सेट नहीं है। आपको बार बार कह रहा हूं, ये अब नल सेट नहीं है। नल तो वो होता है, ठीक है ना, जो करली ब्रैकेट्स में ना लिखा हो, इसको तो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। तो ये क्या हुआ, एक ऐसा एलिमेंट बन गया ये वाला जिसके अंदर एक और नल सेट एज ए एलिमेंट है, नल सेट। तो ये हमारा नल तो हुआ ही नहीं, समझो बात को। तो वो यही कह रहा है कि सेट ए में कोई भी नल सेट नहीं है, खाली बोतल के अंदर एक और खाली बोतल भर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। चलो भाई, चलो चलो भाई, ये रहा भैया नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। अब आप मुझे ये बताओ, अब क्या है ये। सबसे पहले इसको लेट कर लो, लेट सेट क्या हुआ हमारा, ये एक हमारा सेट हुआ, ठीक है, एक्स। इसको एज इट इज यहां पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हमने क्या किया, लिखा, और इसका एक एलिमेंट है ये 5। इस सेट का क्या है, ये एक पूरा एलिमेंट है। क्या ये एज इट इज सेम एलिमेंट इस सेट में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। तो जब ये एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सेट एक्स हुआ सेट ए का सबसेट हुआ। क्लियर हुआ? करली ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंस पता चली? क्या ये नल सेट है? भैया नल सेट नहीं है। ये बार बार नहीं समझाना आपको, अब आपको अपने दिमाग में बिठा लेना इसको। चले, अब देखो यहां पे भी कह रहा है एक्स इज अ सेट विच कंटेन्स, ये एज एन एलिमेंट, ठीक है। ऑल्सो इन सेट ए देयर इज एन एलिमेंट, दोनों में सेम एलिमेंट है, हेंस सेट एक्स इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। क्लियर? अब जाके मुझे लगता है ये आपको क्लियर हुआ होगा, वहां से नल सेट का कंसेप्ट जो आपको स्टार्टिंग में लगा था, हाँ भाई अब तो महारत हासिल हो गई, एकदम क्लियर हो गया। तो इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब बात कर रहे हैं हम पावर सेट की, कि भैया ये पावर सेट ऐसा है क्या, इसका नाम पावर क्यों पड़ा, है ना। अब आप ये डायग्राम देखो, डायग्राम देख के आपको पता चलेगा भैया एक छोटे सेट में कैसे पावर आ जाती है। देखो सेट कितना छोटा सा मासूम सा लग रहा है, ये देख रहे हो, एकदम बड़ा हो गया। पावर, इसको बोलते हैं पावर सेट। अब पावर सेट क्या हुआ, ये तो बहुत भाई वाहियात बात थी जो मैंने बोली। अब मैथमेटिकल समझो कि पावर सेट क्या हुआ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये सेट ए है, ठीक है ना, इस सेट से जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, अभी आपको बताऊं कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं और कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। जितने भी इस सेट ए के सबसेट बन सकते हैं उन सब का कलेक्शन कर दो और उनके कलेक्शन को एक सेट में डाल दो, एक सेट बना के करली ब्रैकेट्स में डाल, करली ब्रैकेट्स बना के उनमें ये सारे के सारे सबसेट डाल दो, ठीक है। फिर जो वो बन के आएगा उसको बोलेंगे हम पावर सेट ऑफ ए। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं, अगर ये ए है और ये पावर सेट है तो हम इसको लिखते हैं पी ए। हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख देते हैं। तो पहले हम ये डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे पावर सेट की, पहले हम ये देखते हैं कि अगर, ठीक है, कोई सेट है तो उसके हमें अगर सबसेट बनाने तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट, ये आपको रिमार्क्स नोट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है सभी सेट का, पीछे हमने देखा। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद
सेकंड पॉइंट क्या है आपका? सेकंड पॉइंट है आपका एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट, ठीक है, अपने आप का ही एक सबसेट होता है। बिल्कुल होगा, क्योंकि जो उसके एलिमेंट हैं, ठीक है, सबसेट की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलें। थर्ड पॉइंट क्या है कि भैया कोई भी सेट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं? उसके नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं 2 की पावर n। अब इस 2 की पावर n का मतलब क्या हुआ? n हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। इस केस में देखते हैं कि जैसे 1 और 2 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? ठीक है, एंड 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 बन सकते हैं। इसके हम बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। चलो पहला सबसेट बनाओ। पहला सबसेट क्या बनेगा इसका? अगर हम बनाएं तो सबसे पहले बनेगा 5। पहला सबसेट 5 हुआ, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? यहां पे हम 1 ले लेते हैं, एक ये हुआ। थर्ड क्या हुआ? ये हुआ। और फोर्थ क्या पढ़ा था? फोर्थ क्या बनेगा? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो इसका हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1 एंड 2। टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन गए हमारे 4, ठीक है। इन सब का एक कलेक्शन बना दो। यहां पे आ गया 5 आ गया, 1 आ गया, 2 और यहां पे क्या आ गया? ये आ गया। इसको क्या हुआ? हम इन सबको हमने क्या करली ब्रैकेट्स में डाल दिया। तो क्या बन गया हमारा? पावर सेट ऑफ ए। तो हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ ए की? हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ ए, यहां पे लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ ए इज अ कलेक्शन ऑफ, किस चीज की कलेक्शन है? इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। एक सिंपल सी एक डेफिनेशन जो हमने पढ़ा समझा एज इट इज उसको हमने यहां पे लिख दिया कि पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सभी सबसेट्स की कलेक्शन को हम बोलते हैं पावर सेट। क्लियर? नोट करो, ये 3 पॉइंट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, रिमार्क्स के नोट करने आपने। चलें आगे। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई यूनिवर्सल सेट क्या हुआ। आप एक डायग्राम देखो, आधा आपको उसी से हिंट लग जाएगी, ठीक है ना। क्या होता है जब हम डायग्राम्स देखते हैं, जैसे हम देख रहे हैं भैया यहाँ पे ये हुआ, इस तरीके से एक सेट बन गया, तो हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है। इससे क्या होता है? हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, हम चीजें जल्दी से भूलते नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो कि इसके कुछ एलिमेंट, ये छोटे छोटे से सेट है, इनके कुछ एलिमेंट है 1 2 3 5 6 9 3 4 1 10 11। और देखो यही एलिमेंट कहीं ना कहीं आपको इसमें भी दिख रहे हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6, उसके बाद 3 4 1 10 11 10 11। मतलब ये जितने भी सेट हैं इन सभी के एलिमेंट इस सेट में, इस बड़े वाले सेट में एग्जिस्ट करते हैं, तभी इसका नाम पड़ गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट हुआ जिसमें बाकी सभी सेट के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग इट्स ओन एलिमेंट्स, अपने भी। जैसे कि 13 कहीं नहीं है यहां पे, बट 13 भी है सेट में। तो 15 यहां कहीं नहीं है, 15 18 21 कहीं नहीं है, बट इसमें है। इसके अपने खुद के भी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट। अब तो आप खुद ही लिख लोगे, क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट इज अ सेट, एक वो सेट है which contains all the elements, which contains all the elements of other sets, ठीक है, including its own elements।
इंक्लूडिंग इट्स ऑन एलिमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी। क्लियर हुआ? एक छोटा सा क्वेश्चन देखें इसका भी कि भाई इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, इसको बोलते हैं बेबी क्वेश्चन। कह रहा भाई सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी है, इन सब सेट का हमें एक यूनिवर्सल सेट बना के दो। बड़े प्यार से बनेगा यूनिवर्सल सेट। किस तरीके से बनेगा भाई? क्या भैया 1 2 3 4, दोबारा 3 लिख दूं यहां पे? 3 तो लिख दिया हमने, तो भैया रिपीट थोड़ी करना है। वही जो रूल है जो सबके लिए, वही रूल यूनिवर्सल सेट के लिए भी रहेगा। ठीक, कोई भी एलिमेंट हमें रिपीट नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 9, आगे 1 दोबारा से आ गया, लिख दिया हमने 10 11। ये क्या हुआ? ये हमारा हो गया एक छोटा सा क्वेश्चन। अब देखो, अब बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है। हमने पीछे 3 सेट पढ़े, एक सबसेट पढ़ा, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा कि भैया यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है, एक देखा हमने पावर सेट क्या होता है। इन तीनों में बच्चे क्या होते हैं, अभी तो आपने पढ़ा ताजा ताजा, आपको एकदम क्लियर रहेगा, बट एग्जाम में जाके कंफ्यूजन होता है कि भैया पावर सेट क्या था। वो यूनिवर्सल सेट और पावर सेट में कंफ्यूज होता है कि पावर सेट ऐसा तो नहीं जिसमें बाकी सभी एलिमेंट आते हों। तो आपको एक छोटी सी समरी बना के रखनी है, जिससे कि आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस पता रहे और परमानेंट याद हो जाए। आपको ऐसा याद कराऊंगा, भूलोगे ही नहीं, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे देखना है एक बार, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, एक सबसेट हुआ, हमने पढ़ा था, और यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा सा इसका और बेबी सेट, और एक पढ़ा था पावर सेट किस तरीके से सेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक पावर सेट बन गया हमारा। यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ सेट से छोटे छोटे, इससे क्या हुआ, एक यूनिवर्सल सेट बन गया। तो क्या हुआ, ये आपको एक कंपैरिजन में लिखना है। और अब आपको तीनों में मैं समझाता हूँ कि परमानेंट आपको याद कैसे रहेगा। सबसे पहले आप यहां हो, जब हमने सबसेट सीखा, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, हमारा जो छोटा वाला सेट था हमने इसका नामकरण किया और इसको नाम दिया सबसेट, ठीक है। हमने बच्चे का नाम तो रख दिया, किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा, बच्चे ने मतलब स्टूडेंट ने, आप लोगों ने मुझसे ये नहीं पूछा सर इसके फादर का नाम क्या है, वो तो बताया नहीं आपने। तो बेटा जब हमने ये वाला सेट पढ़ा तो कहीं ना कहीं इस बड़े वाले सेट का नाम हमने यहां पे आके दिया, ठीक है। तो इस सेट के लिए अगर हम इस सेट के लिए अगर हम बी सेट की बात करूं तो बी सेट इस ए सेट के लिए क्या हुआ, एक यूनिवर्सल सेट हुआ, ठीक है। तो जो ये छोटे छोटे सेट थे, ये छोटे छोटे सेट थे, ये सभी के सभी क्या है, इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट भी हुए। तो कहने का मतलब इनका नामकरण तो हमने यहां सीख लिया था जब हमने ये समझा, ठीक है। और इसका, इस वाले का, बड़े वाले का नामकरण हमने कब देखा, फादर का नाम, जब हमने ये समझा यूनिवर्सल सेट, तब हमने इसका नाम भी देख लिया क्या है। तो फादर और सन दोनों के ही हमें नाम पता चल गए। तो आपको याद रखना है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और सबसेट। अब बात होती है पावर सेट की। अब पावर सेट में आपको ध्यान रखना है, अब एक याद रखो, पावर क्या हुआ, एक ऐसे ही मासूम सा बच्चा था, उसमें एकदम पावर आ गई। क्या हुआ यहां पे, मतलब वाहियात तरीका, लेकिन थोड़ा याद रहेगा आपको। कहने का मतलब यहां पे किसी दूसरे बंदे की बात नहीं हो रही, वहां पे बात सिर्फ सेट ए की ही बात हो रही है, और वहां भी क्या बात हो रही है, ए की ही बात हो रही है। पावर क्या हुआ कि भैया इसके सबसेट का हमने कलेक्शन बना दिया, तो वो पावर सेट ऑफ ए हो गया। तो यहां पे कोई सेट बी, सेट सी से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो आपको इन तीनों का एक डायग्राम बना के रखना है समरी के लिए, और आपको परमानेंट ये चीज देखना है, याद रहेगी। अब तो हमने टोटल नंबर ऑफ कंसेप्ट्स अपने सेट्स जो थे हमने कवर कर लिए यूनिवर्सल तक। तो हमारा आज का पहला टॉपिक जो था टाइप्स ऑफ सेट्स, वो हमने सक्सेसफुली अपना यहां पे कवर कर लिया, ठीक है। आई होप आपको सब बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चले अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, बिलोंग्स टू वर्सेस सबसेट। इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि भैया बिलोंग्स टू का साइन कहाँ लगेगा, सबसेट का साइन किस तरीके से है क्या नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत हैं हमारे, जब हम एनसीईआरटी के करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि क्या होता है। दोनों चीजें वैसे मैं आपको बता चुका हूं, दोनों का कंपैरिजन बताता हूं। एक छोटा सा हमारे पास क्वेश्चन है, सेट ए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, ये इसके एलिमेंट है कुछ।
तो पहले एक बीच में लाइन खींच लेता हूं। यहां पे हम बात करेंगे बिलोंग्स टू की, ठीक है, बिलोंग्स टू। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहां पे हम बात करेंगे सबसेट ऑफ, ठीक है। इसका सिंबल हम देख चुके हैं पीछे किस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। अब दोनों के डिफरेंस की हम बात करते हैं क्या है। अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो ये एलिमेंट्स हैं सेट ए से बिलोंग करते हैं, तो कैसे लिखोगे आप, ठीक है। 1 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, और यहां पे क्या हुआ 4 और 5, 4 और 5 ये अपने आप में क्या हुआ, एक सिंगल एलिमेंट हुआ इसमें, ठीक है ना। तो हम इस सिंगल एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, एज इट इज यहां पे हमने इसको उतार लिया, 5 और 6, सॉरी 5 और 6, 4 और 5 नहीं, 5 और 6, ठीक है। ये बिलोंग्स टू है वो 6, ठीक है ना। ओहो ये तो ठीक था, यहां मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है। 6 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो 8 की बात हो रही है तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो अब आपको देखना है, हमने जब बिलोंग्स टू की बात हो रही है तो इस तरीके से हम लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी ये साइन आता है, जब भी ये साइन आता है तो यहां पे जो बात हो रही है किसकी हो रही है, यहां पे जो बात हो रही है वो रही है एलिमेंट की, एलिमेंट, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सारे के सारे क्या हुए हमारे, ये सारे के सारे हुए हमारे एलिमेंट। मतलब बिलोंग्स टू में का जब साइन लगता है तो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू आती है वो होती है एलिमेंट, ठीक है ना। और एलिमेंट्स को हम कभी करली ब्रैकेट्स में नहीं लिखते, और आपको कोई यहां पे क्यों लिखा करली ब्रैकेट्स में एलिमेंट को, क्योंकि भैया ये एज ए एलिमेंट ही है इस सेट में, तो इसलिए हमने इसको एज ए एलिमेंट ही लिखा है, क्योंकि ये करली ब्रैकेट्स में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम सबसेट पे, अब सबसेट की बात करते हैं। तो अब यहां पे मैं आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स नहीं बताऊंगा, कितने बनेंगे वो तो पता नहीं कितने बनेंगे, ठीक है, उस पर टाइम खराब नहीं करना। मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा, जैसे आपने लिखा 1 बिलोंग्स टू ए, और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 1, तो इसका मतलब हुआ ये क्या हुआ, ये बन गया सेट, क्योंकि करली ब्रैकेट्स लग गए, 1 के साथ तो ये एलिमेंट नहीं रहा, तो यहां पे बात आ रही है इसका मतलब सबसेट की। क्या ये ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। 1 इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 1 इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ 1 इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब मैंने कहा कि जब यहां सबसेट लिखा है तो इस साइड किसकी बात हो रही होगी, इस साइड बात हो रही होगी सेट की, छोटे वाले सेट की, और यहां पे बात हो रही होगी एलिमेंट्स की। ये दोनों में डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलते चलो 2 की बात करो, हाँ भैया ए हुआ, ए हुआ, ठीक है। 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद 5 और 6, 5 और 6 क्या एक एलिमेंट है, हम यहां पे सबसेट लिखना है, तो सेट को पहले लिखते हैं करली ब्रैकेट्स लिखते हैं, ठीक है भैया, करली ब्रैकेट्स लगाए। अब इस एज ए एलिमेंट को यहां कॉपी कर दो 5 और 6, ठीक है। क्लियर हुआ ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं एक सेट की, और 5 और 6 क्या एज ए एलिमेंट, तो हमें सेट में लिखना है तो दोनों साइड हमें करली ब्रैकेट्स लगाने होंगे, बट यहां पे एक ही करली ब्रैकेट लगा हुआ था, क्यों, क्योंकि यहां पे एज ए हम एलिमेंट दिखा रहे हैं, बिलोंग्स टू। क्लियर। अब यहां पे 6 पे आ जाओ, अब आ जाओ 7 पे, ठीक है। और अगर मैं 8 की बात करूं तो क्या हुआ, 8 की बात करूं तो यहां पे सबसेट होगा, नॉट अ सबसेट, ठीक है ना। यहां पे लगेगा करली ब्रैकेट्स। तो नोट क्या आपको ध्यान का देना है, जब ये बात हो रही है तो ये सब क्या हुए, ये सारे हुए एक तरीके से सेट, मतलब सबसेट, मतलब एक सेट हुए तो मतलब ये करली ब्रैकेट्स में आएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ। अब आप सोच रहे हो ये तो पता ही था, हमें टाइम क्यों खराब किया, बेटा आगे क्वेश्चन करोगे ना तब देखना, तब देखूंगा आपको कितना आता है, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से जल्दी जल्दी नोट करो इसको। चलो अब एक छोटा सा
फिर एक सवाल आपकी स्क्रीन पे, वही सेम सेट मैंने ले लिया। अब एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपको, अब देखता हूं आपको कितना समझ में आया, ठीक है, वो देखते हैं। अब क्या हुआ हमारे पास, कोई सेट बी है, इसके कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। इज सेट बी सबसेट ऑफ सेट ए? क्या सेट बी ए का सबसेट है? अब बताओ, जल्दी 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 सोचो, क्या सबसेट है? सबसेट की कंडीशन देखो, क्या ये सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के ए में कंटेन्स करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं? अगर करते हैं तभी सबसेट होगा। एक बार चेक करते हैं, चलो। 1 बिल्कुल जी इसमें है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 ये तो रहा 5, ठीक है, ये 5 इसमें है, ये भी तो है, बिल्कुल गलत। ये तो आपको इतनी देर से समझा रहा हूं मैं भाई साहब, ये अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट है, इसको अलग अलग काउंट मत करो। ये क्या है, अपने आप में एक क्या है, ये एक सिंगल एलिमेंट है, इसको हम बोलेंगे एक ये सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट। तो ये सिंगल एलिमेंट 5 6 जो यहां है वो यहां है नहीं है, ठीक है। जो 5 हमारे पास यहां पे एक एलिमेंट है, क्या यहां है? नहीं है। तो ये एलिमेंट इसमें नहीं है, ठीक है ना, इसमें कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ भैया 6 है, ठीक है, 7 है, ठीक है, बट ये वाला एलिमेंट तो है ही नहीं। तो भैया जब सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते ही नहीं, तो सेट बी हमारा सेट ए का सबसेट नहीं हुआ। बेटा इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, एक एक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। टीचिंग बूथ पे पढ़ने का यही बेनिफिट है कि कुछ भी आपको क्राइम नहीं करना पड़ेगा और एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। चले, हियर इसका सॉल्यूशन, सेट बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ, वही पूरी कहानी लिखी हुई है, आप लिख सकते हो इसको। फिर आगे चलते हैं। ये हुआ आपका एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पे कवर। अब हम यहां पे बात क्या कर रहे हैं, यहां बात कर रहे हैं इंटरवल नोटेशंस की, ठीक है ना, कि ये इंटरवल नोटेशंस क्या होती हैं। तो ये इंटरवल नोटेशन भी बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं आपको समझा रहा, मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि इंटरवल नोटेशंस क्या होती हैं। जैसे कि मान लो कि एक रेंज में एक्स की लिख रहा हूं, ठीक है, 2 ग्रेटर देन एक्स, उसके बाद लेस देन 5। ये मैंने एक्स की एक रेंज लिखी। रेंज क्या लिखी कि एक्स की वैल्यू 2 से तो ज्यादा है बट 5 से कम है। इसको लिखने का एक दूसरा भी मैथमेटिकल तरीका होता है जिसको हमने नाम दिया इंटरवल नोटेशंस, ठीक है। इसको मतलब मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि एक्स बिलोंग्स टू, सीख लिया हमने ये तो है ना, बिलोंग्स टू, कैसे लिखेंगे इसको, 2 and 5। अगर मैंने ये चीज लिखी और ये लिखा, दोनों का मतलब सेम है। इंटरवल नोटेशन में हमें यही चीज सीखने की, इस तरीके से हम किस प्रकार के जो रेंज होती है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू एक तरीके से क्या हुई, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू हुई 3 और 4। तो अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के इंटरवल नोटेशंस होते हैं और कौन कौन से हमें इंटरवल नोटेशंस पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हुआ टाइप्स ऑफ इंटरवल नोटेशंस, तो कौन से हुए, पहला हुआ हमारा ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल कौन सा होता है, ओपन इंटरवल वही है जो पीछे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ठीक था, 2x and 5। ये क्या होता है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल हुआ कि जो दो बाहर की वैल्यूज होती हैं वो x की वैल्यू में कंसीडर नहीं की जाती, ठीक है, एक्सक्लूड की जाती हैं दो वैल्यूज, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, पीछे लिख के आपको दिखाया था, x बिलोंग्स टू 2 and 5। बस जब भी ओपन इंटरवल की बात हो तो जो आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं तो ये लगाने, इन ब्रैकेट्स को बोलते हैं ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है ना। तो ये आपको ओपन ब्रैकेट यहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ इस केस में x की वैल्यू क्या हुई, x की वैल्यू हुई यहाँ पे 3 and 4। 2 और 5 इसमें जब भी ओपन ब्रैकेट लग जाए 2 और 5 मतलब कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ध्यान रखना है आपको। अब क्लोज्ड इंटरवल में आ जाओ। क्लोज इंटरवल कैसा हुआ,
ये हुआ भाई हमारा क्लोज्ड इंटरवल। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम x बिलोंग्स टू, जब इसका मतलब क्या हुआ कि x में 2 और 5 भी कंसीडर होगा, ठीक है। तो जब ये वैल्यूज दो वैल्यूज हैं, जब ये कंसीडर होंगी तो हम लगाएंगे ये वाला यहां पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम नाम देते हैं अपना क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट हमें यहां पे यूज करना है, ठीक है। इसका नाम क्या हुआ, क्लोज ब्रैकेट। तो यहां पे x की वैल्यूज क्या हुई आपकी, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक। अब आते हैं हम सेमी ओपन इंटरवल पे। ये किस प्रकार के होते हैं, सेमी ओपन, तो कुछ क्लोज है कुछ ओपन है। इसका मतलब ये हुआ, इस पर इसके दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की वैल्यू तो x में कंसीडर होगी बट y की वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। तो हमें कैसे लगाना है, यहां पे हम यहां पे लिखना है x बिलोंग्स टू, तो 2 की वैल्यू कंसीडर होगी तो यहां पे क्लोज ब्रैकेट 2, 5 की वैल्यू कंसीडर नहीं होगी तो हमें लगाना है ये। क्लियर हुआ। तो x की वैल्यू में क्या क्या आ गया, 2, 3 एंड 4। क्लियर। और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है हमारा, 2, 5। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, 2 की वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, ठीक है भाई, ओपन, 5 की वैल्यू इसके अंदर आ रही है, ये हुआ। तो x की वैल्यू इस केस में क्या हुई, 3, 4 एंड 5। नोट करो, आपको याद करने की एक छोटी सी टेक्निक बताऊं जो बचपन में मैंने याद की हुई थी। अब देखो, क्लोज्ड इंटरवल में आप एक चीज नोट करो, क्या है, कौन सा ब्रैकेट है, ऐसे वाला ब्रैकेट यूज हो रहा है। तो मैंने क्या इमेजिनेशन इसको कहता है, उल्टी सीधी इमेजिनेशन बना लो। तो मैंने इमेजिनेशन क्या बनाई हुई थी अपने स्कूल टाइम पे कि भाई साहब ये जो है ना एक शेर का पंजा है, ठीक है। इस पंजे में अगर कोई फंस गया तो वो बाहर नहीं जा सकता, वो एक्सक्लूड नहीं होगा। तो इस ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में, इस पंजे में अगर कोई वैल्यूज आ गई, 2 और 5 आ गई, तो ये एक्सक्लूड नहीं होंगी, ये भैया अब भाग के नहीं जा सकती, शेर के पंजे में फंस गई। तो इसमें 2, 3, 4, 5, 2 और 5 भी इसमें कंसीडर होगा, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा तरीका है, वाहियात सा, लेकिन आपके काम आएगा एग्जाम टाइम पे, ठीक है। तो हमने अपने यहाँ पे 3 कंसेप्ट जो थे हमारे, वो आज हमने यहाँ पे अपने कवर किए। एक छोटा सा एक तरीका हो रहा है इसको समझने का, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, एक बार वो भी देख लेते हैं। पर चले आप एनसीईआरटी खोलो और वहां पे कंफ्यूज हो जाओ कि भैया ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये क्या हुआ, ओपन ब्रैकेट हुए, ए और बी कंसीडर नहीं होगा, नहीं होगा। तो भैया यहाँ पे हमने क्या, इसको कलर भी नहीं किया, ठीक है, इसको ब्लैंक छोड़ दिया। ए और बी यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज्ड ब्रैकेट है, एक्स की वैल्यू में कंसीडर होंगी होंगी तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये कलर कर दिया रेड कलर से, डार्क कर दिए होल जो थे इसमें। वैसे क्या किया, अब ए तो कंसीडर होगा क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट है, यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे नहीं किया कलर, यहाँ पे कर दिया, और यहाँ इस केस में रिवर्स कर दिया हमने। तो एक डायग्राम के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में इस तरीके से भी समझाया गया। तो आई होप आज आपको ये 3 कंसेप्ट अच्छे से कवर हो गए होंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 करेंगे, जो इन 3 कंसेप्ट के, ठीक है, इन 3 कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज आपको अच्छे से रिवीजन करनी है, तो इसकी रिवाइज करो, फिर हम अपना नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं दोनों एक्सरसाइज।